आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार इसे 2 वीडियो हो चुका है, ये तीसरा वीडियो है और तीसरा वीडियो में आप जो है 1.1 का 2 देख रहे हैं। तो चलते हैं सब्जेक्ट की ओर और हिंदी व्याकरण वर्ण विचार की ओर जानेंगे कि किस तरह हमें पढ़ना है ताकि हमें हर बात अच्छी तरह समझ में आ जाए और अपने एग्जामों के लिए है ना, एग्जामों के लिए अच्छी तरह से हम तैयारी कर सकें। तो देखिए यहाँ पे इससे पहले जो हम पढ़ाए थे आपको स्वर के बारे में, तो अब यहाँ देखिए कि अग्र स्वर, क्या स्वर है? अग्र स्वर। अग्र स्वर के है तो क्या है? तो जिन स्वरों का उच्चारण, यानी जिन स्वरों का क्या चाहिए? उच्चारण, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, उच्चारण इसका प्रोनाउंसिएशन जो हम बोलते हैं वो समय, उस समय जिह्वा का, यानी जिह्वा का अगला भाग, यानी जबान का अगला भाग, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है। क्या रहता है? सक्रिय रहता है। क्या रहता है? सक्रिय रहता है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग क्या रहे? सक्रिय रहता है। उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अग्र स्वर। उसे क्या कहेंगे हम? अग्र स्वर कहेंगे। जैसे कि समझिए हर्षई, ई, ए, आई, री इत्यादि। देखिए ये सब बोलने में क्या है कि हमारा जबान का जो अगला भाग है ना हमेशा बाहर की ओर सक्रिय है। ई, ए, देख रहे हैं ना? तो इसे क्या है? आई। आगे देखिए मध्य स्वर। मध्य स्वर है तो क्या है? मध्य स्वर को हम जानेंगे कि मध्य स्वर होता है तो क्या होता है और मध्य स्वर है तो क्या है। देखिए कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का मध्य भाग, मध्य बना बिचला भाग है ना, यहाँ से मध्य भाग यानी बिचला भाग सक्रिय रहता है। क्या रहता है? सक्रिय रहता है। उसे हम मध्यम स्वर कहते हैं। कहने मतलब मध्यम स्वर किसे कहेंगे हम? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का जो बिचला भाग होता यहाँ होता मध्य भाग जो होता है, जो सक्रिय रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? मध्य स्वर कहेंगे। जैसे कि आप इसका देख सकते हैं अ बोल के देखिए। अ से क्या? जबान का बिचला हिस्सा जो उस पर थोड़ा जोर पड़ता है प्रोनाउंसिएशन पे, इसीलिए अ, ये मध्य स्वर हो गया। अब देखिए पार्श्व स्वर, यानी पार्श्व स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अंतिम भाग, कौन भाग? अंतिम भाग, जीवन का यानी अंतिम भाग जो होता है भाग सक्रिय रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? अंत सक्रिय रहता है, उसे हम पार्श्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जबान का, जीवा का जो अंतिम भाग क्या रहता है? सक्रिय रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? पार्श्व स्वर कहेंगे। जैसे कि इसको देखते हैं आ, ओ, उ, ओ, औ, आ, उ, औ। ये क्या है? ये अंतिम भाग इस समय क्या है? मेरा सक्रिय रहा, उस पर ही जोर पड़ा, इसलिए वो जो है पार्श्व स्वर में गिनती आता है। अब देखिए कहने मतलब ये है कव्य की स्थिति के आधार पर, यानी बोलने की स्थिति के आधार पर है ना, स्वर कितने ही भेद हो यहाँ होते हैं? 2 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? 2 भेद, यानी एक तरह से उसको जो है हिंट के आधार पर एक तरह से हम कह सकते हैं 2 भेद होते हैं। पहला भेद है निम्नुसार, यानी निम्नुनासिक स्वर। क्या होता है? निम्नुनासिक स्वर। निम्नुनासिक स्वर पहला स्वर क्या है? यानी कव्य की स्थिति के आधार पर, बोलने की स्थिति के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है निम्नुनासिक स्वर और दूसरा है अनुनासिक स्वर। यानी निम्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर क्या है? अब यहाँ इसको देख रहे हैं कि निम्नुनासिक स्वर होता है तो क्या होता है? यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का प्रोनाउंसिएशन करते समय क्या होना चाहिए? यानी कौवा नासिक विवरण को बंद कर देता है। मतलब ये कि नाक में जो चीज आवाज नहीं आता है, नासिक जो चीज को बात हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो नाक तक वो सही से नहीं पहुंच पा रहा, जो चीज को बंद कर देता है, तो है ना, जिससे हवा सीधी मुख के द्वारा बाहर निकलती है, मतलब इसमें जो है संपर्क नहीं आते, उसे निम्नुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि जिसका उच्चारण हम कर रहे हैं, और उच्चारण तो कर रहे हैं, उच्चारण करने में क्या है कि यदि नाक से संपर्क नहीं रहा और सीधे हवा जो है मुंह से बाहर सीधे निकल गया, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे निम्नुनासिक स्वर कहेंगे। जैसे कि समझिए आप यहाँ समझने के लिए है तो यहाँ पे आपका है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। देखिए इसमें अब ध्यान देने वाली बात है एक भी है कि इसमें कोई सा भी शब्द हम, यानी कोई सा भी हम स्वर बोलें तो स्वर में क्या है कि आपको नाक से कोई संपर्क नहीं रहा उतना। अब देखिए अनुनासिक स्वर क्या है? अनुनासिक स्वर यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, यानी जिन स्वरों का प्रोनाउंसिएशन करते समय, है ना, तलफ्फुज की अदायगी करते समय कौवा बीच में ही अटक जाता है। मतलब एक तरह से बात जो है उसका जो है, मतलब एक तरह से बीच में ही वो क्या है, वो अटक, उसको ठहर करके ही उसको हम एक तरह से कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि अनुनासिक स्वर का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। यानी अनुनासिक जो है आपका जो है अनुनासिक स्वर जो है उसका चंद्र बिंदु क्या होता है? वो चंद्र बिंदु होता है। जैसे कि समझिए
औ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। देखिए इसमें आप गौर किए होंगे, इसमें आप ध्यान दिए होंगे कि किस तरह दोनों का हम प्रोनाउंसिएशन को हम एक्टिव होकर के आपको बता दिए। इसी प्रकार आपको भी जो है इस तरह एकदम बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस करके बैठना अकेले में, और अकेले में बैठने के बाद उसको प्रैक्टिस करना, ना कि ताकि कोई कुछ बोले उससे कोई मतलब हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि बढ़ना हमें ही, पढ़ना हमें ही, आगे भी आगे हमें जाना है। चलिए इसलिए अब आगे देखिए अयगुआ। अयगुआ क्या है? अयगुआ को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? अयगुआ कहते हैं किसको? अयगुआ को हम जानेंगे। देखिए जो अयगुआ क्या है? जो न तो स्वर होता है न व्यंजन होता है। अयगुआ क्या होता है? जो न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है, उसे अयगुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? अयगुआ को सीधी सी हम समझ सकते हैं, जो न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है, तो क्या कहलाया? वो अयगुआ कहलाया। अब समझिए अयगुआ जो है अब क्या है, इसको समझिए इसी तरह से आप। अयगुआ जो है आपका दो हिसाब में है। पहला है अनुस्वार, पहला क्या है? अनुस्वार, और दूसरा है विसर्ग। पहला क्या है? अनुस्वार, दूसरा क्या है? विसर्ग। अनुस्वार जो हम बिंदु से दर्शाते हैं ये अनुस्वार हुआ, और विसर्ग जो है ना कहते हैं कविसर्ग क कहते हैं, जैसे यहाँ हम लोग कहते हैं ना कपरानुस्वार कंग, ये अयगुआ का, ये जो अनुस्वार है ये क्या है? अयगुआ है। और जहाँ बोलते हैं कविसर्ग क, तो यही हुआ विसर्ग। कविसर्ग क ये क्या है आपका? ये विसर्ग है। अब देखिए इसको अनुस्वार क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा क्या? हवा नाक के द्वारा कहाँ निकले? बाहर निकलती है। कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा, किसके द्वारा? नाक के द्वारा बाहर निकलती है। कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? समझने में कोई दिक्कत नहीं किसी को? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती, मुंह से कम, नाक से क्या? नाक से बाहर। नाक से हवा नहीं निकलते नाक से जो है ना, इसका भी हम निकाल रहे हैं, ठीक है? तो उसे अनुस्वार कहते हैं। अब देखिए कहने मतलब ये है, अनुस्वार से पहले अ का, अनुस्वार से पहले किसका? अ का स्वर निकलता है। क्या निकलता है? अ का स्वर क्या है? निकलता है। अनुस्वार से पहले क्या निकलता है? अ का स्वर निकलता है। और अनुस्वार, अनुस्वार जो है आपका, ये अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, तालव स, य, र, ल, व, तालव स, है ना, दंत मूर्धन्य स, दंत स, ह आते हैं। अब यहाँ देखिए संजोग, संतोष, जैसे कि संजोग, संतोष इत्यादि। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जनरल बात है, विसर्ग क्या है? विसर्ग समझ, अयोग्य का दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पे? अनुस्वार, और दूसरा है विसर्ग। विसर्ग में समझिए, विसर्ग का उच्चारण करते समय, विसर्ग का उच्चारण करते समय ह की, है ना, ह की ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? जब भी हम विसर्ग का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो ध्वनि जो निकलेगी, मुंह से जो आवाज निकलेगी, उसका मात्रा क्या होगा? ह का। तब कहते हैं कविसर्ग क, कविसर्ग क, है ना, सभी बोलते हैं ना हम लोग कविसर्ग प। जैसे कि यहाँ लिखते हैं, है ना, यहाँ हम सब क्या लिखते हैं? कविसर्ग प बोल दिया ना, तो वही यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। ह की आवाज निकलती, ध्वनि निकलती है, उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे कि प्रातः। अब देखिए कहते हैं ना, प्रातः सूरज निकलने से पहले हमें, है ना, उठना चाहिए। प्रातः, अब प्रातः अ के साथ ह के भी आवाज आ रहा है ना। आगे देखिए अतः, अतः, फलतः इत्यादि, ये सब जो है विसर्ग में गिनती आता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान के हिसाब से हम इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे वर्ण है, वर्ण, और यहाँ पे उच्चारण। आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और छोटा मोटा जो व्याकरण होगा, प्राथमिक का, मध्य का, और उसके बाद है ना हाई स्कूल का जो भी होगा, उस सब व्याकरण में लिखा रहता है। तो आप इसे अपनी तरह अपने घर में भी जो आपके पास जो व्याकरण होगा कोई सा भी, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चलिए हम यहाँ पे कुछ आपको हम बता देते हैं, कुछ समझा देते हैं। देखिए वर्ण है और यहाँ पे उच्चारण है। अब समझिए वर्ण में क्या है? अ, आ, और बाकी जो विसर्ग है आपका, विसर्ग में जो जो आएगा अपने किताब में देख लीजिएगा, विसर्ग में जो जो आएगा अ, आ और विसर्ग, ये टोटल जो है कहाँ से निकलता है? इसका आवाज कहाँ है? कंठ। अ, आ, विसर्ग कहाँ से निकलेगा? कंठ से। कहाँ से निकलेगा?
कंठ से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा ये कंठ से निकलेगा। आगे देखिए ई यानी हर्षई और दीर्घई, हर्षई और दीर्घई, ये कहाँ से है? तालु से। कहाँ से निकलेगा ये? तालु से निकलेगा। ये कहाँ से निकलेगा? तालु से निकलेगा, अंदर से। री की आवाज कहाँ से है? री जो निकलेगा ये मूर्धा से। कहाँ से है? मूर्धा से। कहाँ से है? मूर्धा से, है ना, मूर्धा से री है। हर्षऊ दुर्गऊ, हर्षऊ दुर्गऊ, ये ओष्ठ से। किससे है? ओष्ठ से। हर्षऊ दुर्गऊ किससे है? ओष्ठ से। उ ए आई कंठ से। ए कंठ और तालु से। ए आई किससे है? कंठ और तालु से। वो का स्थान कहाँ निकलने का? दंतोष से। दांत और होंठ दोनों से जो है दंतोष से निकलता। क्या? वो ह का जो है स्वर यंत्र है। ह कहाँ से? स्वर यंत्र जो बोलते हैं वो ह का आवाज। अंग जो है नासिक। अंग क्या है? नासिक। नाक मुंह जो पहले बता दिया आपको हम, ये जो नाक से निकलने वाला हो। ओ औ ये क्या है? कंठोष्ठ है। ये क्या है? कंठोष्ठ, यानी यहाँ से निकला कंठोष्ठ। ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप इसको जो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और करने के बाद इसे अच्छी तरह से याद भी कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में, और ये अक्सर जो है आप कक्षा, जो भी कक्षा में आप एग्जाम दे रहे हो, एक शब्द पूछ, यानी एक वर्ड पूछ ही देता है इसका, एक अक्षर पूछ ही देता है इससे कि ये कहाँ से निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, क कहाँ से निकलता है, ख कहाँ से निकलता है, पूछ ही देता है। विसर्ग किसे कहते हैं, है ना, कवर क्या है, चवर क्या है। आपसे ये सवाल कक्षा अक्सर ये हिंदी के विद्यार्थी को अक्सर पूछ ही जाता है, ताकि आप इसे अच्छी तरह से कंफर्म आप याद कर लीजिएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, ताकि अगर इस पर हम लेक्चर करते तो समझिए 30 मिनट कम पड़ जाएगा, 30 मिनट इसमें कम पड़ जाएगा, इतना लंबा इसका विषय है ना, इसका जो वीडियो हो सकता है। तो खैर आगे देखिए, तालु तथा मुख आकृति, यानी तालु तथा मुखाकृति का आधार पर, तालु तथा मुखाकृति का आधार पर स्वरों के 4 भेद है। कितने भेद हैं? तालु तथा मुख के आकृति के आधार पर स्वर कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। चारों भेद का नाम हम जानते हैं। पहला भेद का नाम है संवृत स्वर। पहला क्या है नाम? संवृत स्वर। दूसरा है अर्ध संवृत स्वर। पहला क्या है? संवृत स्वर। दूसरा क्या है? अर्ध संवृत स्वर। और तीसरा क्या है? यह है विवृत स्वर। क्या है? विवृत स्वर। चौथा क्या है? अर्ध विवृत स्वर। इसका अध्याय जब आने वाले जो वीडियो में हम करेंगे, इसका अध्ययन करें अच्छी तरह से। चलिए ठीक है, तो आज का कक्षा यह क्लास यहीं पे खत्म होता है।